नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की। बिहार में अब चुनावी माहौल गरमाने लगा है। नीतीश कुमार सुशासन की दुहाई दे रहे हैं, काम की बात कर रहे थे और साथ ही साथ तेजस्वी के तजुर्बे पर, अनुभवहीन होने पर तंज भी कस दिया। अभी तक तेजस्वी ने पलटवार नहीं किया था, लेकिन आज राघोपुर में अपने नामांकन से पहले पटना में पत्रकारों ने जब सवाल जवाब किए तो सीधे आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं उनके जवाब दिए हैं। और किस तरह के जवाब दिए हैं। अब राजनीतिक शक्ल क्या अख्तियार करेगी बिहार की राजनीति, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुकेश मेरे साथ हैं। अनुभवहीन बताया गया तेजस्वी को। आज तेजस्वी निकले हैं, उन्होंने वार का पलटवार भी किया है। एक चैलेंजर की तरह दिख रहे थे तेजस्वी। पिछले कुछ दिनों से लगातार, जब से वो सीएम पद के उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार हो गए हैं, तब से वो ज्यादा असर्टिव भी दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे चुनौती के अंदाज में कहा कि अनुभवहीनता की बात करते हैं। मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन जब मैं डिप्टी सीएम बनाया गया था उनकी सरकार में, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? और 18 महीने का मेरा कार्यकाल है, उसमें मैं परफॉर्मर था कि नहीं, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या, कोई उंगली उठा के दिखा दे। दरअसल उनको भ्रष्टाचार के आरोप में उनसे गठबंधन टूटा था। एक स्थिति ऐसी बनाई गई कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते। लालू यादव भ्रष्टाचार के केस में बंद थे, तब इस पार्टी का गठबंधन हुआ था। और ये पार्टी लालू यादव की पार्टी है, ये जेडीयू खुद कहती है। चुनाव नहीं लड़ सकते थे लालू प्रसाद यादव। हाँ, और तब आपने गठबंधन किया था। तो क्या वो बड़ा कन्वीनियंट पॉलिटिक्स थी? इसी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स सब भ्रष्टाचार कबूल था क्या? भाई, जब आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अलग होते हो उनसे, तब ये सवाल उठता है कि जब आप गठबंधन करने गए थे, तब एक कन्विक्टेड जो व्यक्ति है, नेता है, उनकी पार्टी से आपने गठबंधन किया था। लेकिन आपने करप्शन के इशू पे अब वो ताल ठोक रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर करप्शन के केसेस थे तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कह रहे हैं वो कि दरअसल कोई आगे जो हमला किया है वो उसको और क्लैरिफाई करता है कि दरअसल कोई विचारधारा नहीं है। ये कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार के लिए। कभी इस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते हैं। 4 साल में 4 सरकार बना दी उन्होंने। तो मैं कोई निजी हमला नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब अनुभवहीनता का सवाल उठाते हैं, तब जब मैं डिप्टी सीएम बना था और उनके नेतृत्व में बना था, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? हाँ, और अनुभवहीन को क्यों बना दिया उप मुख्यमंत्री? बिल्कुल, ये सवाल वो उठाना चाहते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है संदीप, वो ये है कि एक चैलेंजर की भूमिका में वो दिख तो रहे हैं और कुछ चीजें उन्होंने, मुझे लगता है, गांठ बांध ली। वो फोकस चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दों से नहीं भटक रहे। बिल्कुल नहीं। और मुद्दों से भटकाने को लेकर ये कयास कल से लगाए जा रहे हैं। नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में आकर पनाह ले लेंगे। ये सवाल भी पूछा पत्रकारों ने, लेकिन इस सवाल से कन्नी काट गए वो। दरअसल नहीं काटा इस सवाल से। हाँ। इस सवाल पे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के आतंक का क्या हुआ। हाँ, इस सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसी अंदाज में इसी को एक तरह से लेवरेज किया। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दूसरे दिशा में मोड़ के एस्केलेट कर देना। हाँ, कि बेरोजगारी के आतंक पे क्या बोलेंगे, पलायन के आतंक पे क्या बोलेंगे। ये लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि आज भी कह रहा हूं कि पहला हस्ताक्षर अगर सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरियों पे होगा। 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, और जो वादा करते हैं वो निभाएंगे। हम ठेठ बिहारी हैं। मतलब तो डीएनए वाली बात भी ले आए। बिहारी अस्मिता को भी हाँ, इन्वोक करने जैसी बात नहीं। 2015 में डीएनए पर सवाल उठे थे ना, प्रधानमंत्री ने उठाए थे। हाँ, उसको भी कई बार वो कोट करते हैं कि क्या हुआ डीएनए का। नाखून भेजे गए थे, बाल भेजे गए थे टेस्ट कराने के लिए यहां से प्रधानमंत्री को। डीएनए टेस्ट हो गया क्या? ये बातें होती हैं। लेकिन कमिंग बैक टू हिज आज का जो उनका बयान था, वो मुझे फोकस लगता है, क्योंकि उन्होंने 10 लाख वाली बात फिर से कही। उन्होंने कहा नियोजित शिक्षक का एक बड़ा
इशू रहा है वहां। उन्होंने कहा कि समान वेतन समान काम, इसको लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि 46.6% बेरोजगारी दर है बिहार की। उस आतंक पे नहीं कहते नित्यानंद कुछ, सरकार नहीं कहती है कुछ। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, उस पे नहीं कहते हैं कुछ। तो चाहे वो बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे वो बेरोजगारी का आतंक हो, चाहे वो पलायन की बात हो, उन्होंने कहा कि तो आप लोगों ने आतंक रोक शब्द के का रखा। इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान वो नहीं होने देना चाह रहे, वो चाहते हैं कि चुनाव मुद्दों पर ही लड़े जाए। 15 साल की सरकार है, उन्हें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, हिंदू मुसलमान में उनको फायदा नहीं है, वो इसको पोलराइज होने देना नहीं चाहते। वो बिल्कुल फोकस चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर यह अभी शुरुआती दौर है, अभी देखते हैं ये फोकस कितने दिन तक रह पाता है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों के उनके बयान अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंसी दिखती है मुझे। शायद ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और कांग्रेस ने भी अपनी एक बड़ी टीम भेजी है वहां। मुझे लगता है कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कल उन्होंने कहा कि जो बची हुई सीट है एक साथ बैठकर घोषणा करेंगे। तो ये ऊपर के लेवल पे कांग्रेस भी मिल गई है उसमें कि दरअसल भटकाव नहीं होना चाहिए, और एक मेंटरिंग हो रही है कि हमें फोकस्ड अगर चुनाव लड़े, भटकाने की कोशिश होगी, भ्रष्टाचार पे लाने की कोशिश होगी, परिवारवाद पे लाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा तेजस्वी ने कि निजी हमले हुए हैं, हत्या का आरोप तक लगाया गया मुझ पे, ये तो होगा मुझे मालूम है, लेकिन वो डिगना नहीं चाहते। उन्होंने नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज भी किया आज। वही तो आज नीतीश कुमार पर सीधे निशाने साध दिया कि आप मुझ पर हमला कर रहे हैं। आज नीतीश पर वहां हमला किया है जहां पर थोड़ा वो जवाब नहीं देते हैं कि आप नालंदा से लड़िए ना चुनाव, कौन सी सीट से लड़ेंगे और मैं आकर लड़ूंगा, ऊपर से और साथ में डाल दिया, कुछ केजरीवाल टाइप काम कर दिया है। मतलब बहुत दिनों से आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम दोनों बैकडोर से क्यों आते हैं भाई, चुनाव क्यों नहीं लड़ते? लड़े इतने बड़े नेता हैं तो चुनाव लड़े। आज एस्केलेट करते हुए उन्होंने ये कहा कि नालंदा उनका गृह क्षेत्र है, आपने ठीक कहा कि वहां कोई क्षेत्र चुन ले और मैं वहीं से उनको हराऊंगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो वो रियल चैलेंजर जो होता है, और आपने ठीक कहा कुछ हद तक केजरीवाल वाला जो पुट है वो उसमें दिख रहा था कि शीला दीक्षित की मान में घुसकर उनको चुनौती देना और फिर उनको हराना, जिससे केजरीवाल बने। वो अपना दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई छूटेगा नहीं, समाज का हर वर्ग हमारे साथ होगा। ये MY कॉम्बिनेशन मैं बार बार कहता हूं संदीप कि उससे आरजेडी आगे नहीं बढ़ पाई थी। वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया था उनकी राजनीति का। वो आपको समझ में आ गया, आरजेडी को समझ में आ गया कि ये हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता आज की तारीख में। एक दूसरा दल, एक दूसरा गठबंधन, उसने जो बिहार की राजनीति में अपना एक क्षेत्र महादलित EBC बना दिए, एक ऐसा बड़ा चंक कार्व आउट करके अपने लिए क्रिएट कर लिया है कि सिर्फ MY कॉम्बिनेशन उसको चुनौती नहीं दे सकता है। तो इस बार एक बदला हुआ रोल मैं देख रहा हूं, एक मॉडर्न, जो मैं कहता हूं मॉडर्न आउटलुक देख रहा हूं, और एक थॉटफुल आउटलुक देख रहा हूं कि आपको अपना आयाम बढ़ाना है। टिकटों का वितरण भी कहा जा रहा है उसी हिसाब से हो रहा है। तो तेजस्वी एक बदले हुए तेजस्वी नजर आते हैं, और आज के दिन जब वो नामांकन करने पहुंचे तो सब पुट था उसमें। और नामांकन की भी बात आए, वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं नालंदा के किसी भी क्षेत्र से खड़े हूं, वहीं जाकर मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और आपको हराऊंगा। खबरें ये भी आ रही थी, चर्चाएं गर्म थी कि राघोपुर में कहीं खुद ही तेजस्वी अनकंफर्टेबल ना हो जाएं। अब वो ताल ठोक कर, उनके भाई ने तो सीट बदल ली लेकिन वो राघोपुर से ही नामांकन भर रहे हैं। ये तो स्मार्ट पॉलिटिक्स है। हो सकता है कि राघोपुर में उनकी लड़ाई टफ हो। राघोपुर में राबड़ी देवी भी चुनाव हार चुकी हैं, ऐसा नहीं है। 2010 में राबड़ी देवी राघोपुर से अपना चुनाव हार गई थी और वहां के स्थानीय उम्मीदवार से हार गई थी, और वो कोई हेवी वेट नहीं था, एक नॉर्मल नेता उसने चुनाव हरा दिया। जब आप इस तरीके से चैलेंजर की भूमिका में देखते हो, जब आप सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हो, तो ऐसा लगता है आपके वोटर को कि ये इमर्ज कर गया नेता, ये शायद मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो उसके फेवर में फिर सिचुएशन बदलने लगता है। अगर वो खराब भी हो तो कि हमारा नेता अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो अपने आप एक स्वेल करने लगता है, बिल्कुल वोटर उनके पक्ष में। तो ये एक स्मार्ट
मूव हो सकता है उनका कि सीधे नीतीश कुमार पे हमला करो, सीधे एक चैलेंजर के तौर पे दिखो और बार बार ये बताओ कि हम कमिटमेंट निभाने वाले लोग हैं, हम ठेठ बिहारी हैं। तो उसमें बिहारी एक अस्मिता का भी मसला है, उसमें एक और पॉइंटेड जो ये बातें कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो एलजेपी, बहुत जगह ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि भाई एलजेपी को एंटी इनकम्बेंसी जो वोट शायद थोड़ा छिटक जाए आरजेडी की तरफ, तेजस्वी की तरफ, उसे रोकने के लिए बीजेपी ने प्रॉप किया है। इसलिए वो इन्हीं मुद्दों पर अटके हुए हैं कि एलजेपी स्पॉइलर ना बने, वोट कटवा ना बने। एलजेपी मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही। वो हो सकता है कि कई जगह तेजस्वी काम आसान भी कर दे। हो सकता है कि एक जो जिसको कहते हैं नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है तेजस्वी के द्वारा, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हो चिराग पासवान जब वो सीधा सीधा नीतीश कुमार पे सवाल उठाते हैं। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं दिखता कि तेजस्वी और उनका गठबंधन वो सीधा चैलेंजर है नीतीश कुमार का। क्या जो ये इश्यूज हैं ये रियल इश्यूज लास्ट तक बने रहते हैं, जिसपे आपने कहा कि अभी बहुत लंबा समय है। अभी लंबा समय है। हाँ, कहीं शुरुआत बहुत अच्छी है। अभी कहीं डेविएट तो नहीं किया जाएगा। हाँ। कहीं दूसरी तरफ से कुछ ऐसी चाल चली जाएगी क्या कि तेजस्वी उस गेम में फंस जाए। अगर ये रियल इश्यूज पे चुनाव होता है तो चुनाव टफ होने वाला है, चुनाव दरअसल मीनिंगफुल होने वाला है। जब आप मुद्दों पे बात करते हो, आप हिसाब मांगते हो और लोग फिर उस पे जज करते हैं आपको कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इनकम्बेंट गवर्नमेंट रहने लायक है या फिर जो चैलेंजर दिख रहा है उसको लेकर आना चाहिए। तो बिहार की राजनीति, जो ये राजनीति का ऊंट होता है ना, ये करवट कब बदल जाए ये पता नहीं लगता है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग, रोचक मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। मुद्दों पर ही चुनाव होने वाला है क्या? प्रिटेंडर ने जो शब्द इस्तेमाल किया, चैलेंजर ने अभी वो बाइट नहीं किया है, वो अभी असल मुद्दों पर बात कर रहा है। तो असल मुद्दों पर ही चुनाव होगा क्या, ये आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। लेकिन शुरुआत जो हो रही है अब असल लड़ाई की, वो बड़ी दिलचस्प होती दिख रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।